हेलो स्टूडेंट। क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होगी साइंस। इसके अंदर हम देखेंगे मानव शरीर के अंदर मानव मस्तिष्क एवं मानव नेत्र से संबंधित वह क्वेश्चन जो 2023 तक आए हुए हैं। हम देखेंगे कि हाल के एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। इनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। आप सभी अपने आंसर को करने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। इससे आपके इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी और आने वाले एग्जामों में आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है नॉर्मली। 2 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप सभी बताइए, अगर इसे फ़ारेनहाइट के अंदर कैलकुलेट किया जाए तो कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट यह तापमान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनिच्छा क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी कि यह क्रिया मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। 1 मध्य मस्तिष्क, 2 मेडुला, 3 हाइपोथैलेमस, 4 प्रमस्तिष्क। तो ये सभी जो अनिच्छिक क्रिया होती है यह मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि यह नियंत्रण मस्तिष्क के या बॉडी के किस पार्ट के द्वारा किया जाता है। ए मस्तिष्क, 2 मेरुरज्जु, 3 तंत्रिकाएं या 4 कोशिकाएं। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनको हम मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 1 मेरुरज्जु, 2 प्रमस्तिष्क, 3 अनुमस्तिष्क या 4 मेडुला। तो इसके लिए जो शरीर का यानी कि जो मस्तिष्क है इसका अनुमस्तिष्क होता है, यह जिम्मेदार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी कि मनुष्य जो मस्तिष्क है इसके अंदर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। 1 महासंयोजक पिंड, 2 प्रमस्तिष्क, 3 अनुमस्तिष्क, 4 मस्तिष्क स्तंभ। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग उसका प्रमस्तिष्क होता है। ध्यान रखिए। आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी बताइए कि जो मनुष्य मस्तिष्क है इसका सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है, यानी कि मानव के अंदर जो स्मृति से संबंधित है ये कौन सा भाग है। 1 कर्ण, 2 प्रमस्तिष्क, 3 यकृत या 4 वक्र। तो मानव के अंदर स्मृति के अंदर जो प्रमस्तिष्क होता है यह स्मृति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को प्रमस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे पहले हमने देखा था जो अनिच्छिक क्रिया होती है यह पश्च मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है, लेकिन उसके अंदर भी किस भाग के द्वारा कंट्रोल की जाती है। 1 मेडुला ओब्लोगेंटा, 2 पोन्स, 3 सेरेबेलम या 4 सेरेब्रम। तो जो अनिच्छिक क्रिया होती है ये प्रमस्तिष्क के जो मेडुला ओब्लोगेंटा है इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी कि नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? यानी कि भूख तथा प्यास मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? 1 मेडुला, 2 द्वकपालिका, 3 अनुमस्तिष्क या 4 हाइपोथैलेमस। तो यह जो मस्तिष्क है इसका हाइपोथैलेमस है, इसके द्वारा यह कंट्रोल की जाती है भूख और प्यास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, यानी कि जो मानव मस्तिष्क है इसका लगभग कितना वजन होता है? 1.64 किलोग्राम, 2 1.36 किलोग्राम, 3 1.46 किलोग्राम या 4 1.63 किलोग्राम। तो जो मानव मस्तिष्क है इसका औसत जो लगभग वजन होता है यह 1 किलो और 360 ग्राम के लगभग होता है, यानी कि 1.5 किलो के समथिंग इसका वजन होता है, 1.5 किलो से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क की विशेषता है, यानी कि मानव मस्तिष्क है इसकी क्या विशेषता है? 2 पलिका होती है, कार्प्स ल्यूटियसम होता है, 3 कार्प्स कोलोशम होता है या उपयुक्त सभी। तो जो मानव मस्तिष्क है इसके अंदर जो कॉप्स कोलेशम है यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। आमतौर पर एक इंसान का मस्तिष्क होता है ये 2 भागों में बटा होता है और दोनों भागों को आपस में तंत्रिकाओं के जाल के द्वारा जोड़ा जाता है, जिन्हें महासंयोजिका या कार्प्स कोलोशम कहते हैं। ध्यान रखिए, यानी कि जो मानव मस्तिष्क है 2 भागों में होता है और इनको तंत्रिकाओं के एक जाल के द्वारा जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, जिन्हें हम महासंयोजिका या कार्प्स कोलोशम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा पाया जाता है, यानी कि पाई जाती है इनकी मात्रा। 1 500 ml, 2 150 ml, 3 1000 ml, 4 1.5 ml। तो जो CSF है इसकी मात्रा मानव मस्तिष्क में लगभग 150 ml पाई जाती है। हम देखते हैं कि CSF क्या होता है। मानव मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव यानी कि कैर्बो स्पिनल फ्लूइड यानी कि CSF जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्वच्छ रंगहीन तरल है जो मस्तिष्क के रक्त जालक में बनता है। यह खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क के लिए गद्दी जैसा कार्य करता है, यानी कि यह मस्तिष्क के ऊपर एक सफ़ेद यानी कि रंगहीन तरल जैसे एक द्रव होता है जो मस्तिष्क के ऊपर रहता है, जो बाहरी चोटों से हमें बचाता है। यानी कि कभी कभार जैसे मानव मस्तिष्क के या हमें चोट लग जाती है तो यह द्रव हमारी ब्रेन की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना अपवर्ती है, यानी कि रेटिना जो आंख से संबंधित है, एक किसकी अपवर्ती है? 1 उन मस्तिष्क की, 2 पोन्स वेरोलाई की, 3 मध्य मस्तिष्क की, 4 अग्र मस्तिष्क पश्च की। जो रेटिना है यह अग्र मस्तिष्क पश्च की अपवर्ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें और आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है क्विक रिवीजन हब, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहता है और काफ़ी क्यूज भी मिलती है, तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही क्लास को अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन है इसी प्रकार के पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर्परा कॉर्डिजेमिना पिंड पाया जाता है, यानी कि यह मस्तिष्क के किस भाग के अंदर यह पाया जाता है? 2 अग्र मस्तिष्क में, 3 मध्य मस्तिष्क में, 3 पश्चिम मस्तिष्क में या 4 मेरुरज्जु में। तो कोर्परा जो कॉर्डिजेमिना है यह मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है, यानी कि मध्य मस्तिष्क में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता होती है, यानी कि जो मनुष्य हैं इनकी आंखें कहाँ तक देख सकती है? यानी कि मिनिमम 1.1 मिमी, 2 0.1 मिमी, 3 यानी कि मिलीमीटर, 3 1 माइक्रोकॉन या 4 10 माइक्रोकॉन,
जो मनुष्य हैं इसकी जो आंखों की विभेदन क्षमता है यह लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है, यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। आप सभी बताइए कि जो मनुष्य हैं इसकी आंखें कम से कम कितनी सेंटीमीटर पर सही स्पष्ट देख पाती हैं। आप सभी इसका आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, यानी कि आंख के अंदर जो अंदरूनी है इसके पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। एक पुतली जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, 2 दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहते हैं, 3 रक्तपटल जिसे कोरोइड कहते हैं, या 4 स्वच्छ मंडल जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो आंख का जो अंदरूनी है इसके पीछे का हिस्सा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मानव नेत्र में जो किसी भी वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। 1 पुतली पर, 2 कॉर्निया पर, 3 परितारिका आइरिस पर, या 4 दृष्टिपटल रेटिना पर। तो जो किसी भी वस्तु है इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। आप सभी बताइए कि जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है यह कैसा होता है, यानी कि यह आभासी होता है या वास्तविक होता है, उल्टा होता है या सीधा होता है। आप इसका आंसर भी जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि नेत्र के अंदर कौन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। 1 दृष्टिपटल, 2 वर्णकपटल, 3 दृष्टिपटल दृढ़पटल है सॉरी, 4 कॉर्निया। तो नेत्र के अंदर जो प्रकाश है इसको सबसे ज़्यादा जो दृष्टिपटल है यह संवेदनशील होता है, इसकी वजह से हम प्रकाश को सही देख पाते हैं, दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है, यानी कि फोकस हम नेत्र के किस भाग के द्वारा किया करते हैं। 1 कॉर्निया, 2 आइरिस, 3 पुतली, या 4 रेटिना दृष्टिपटल। तो जो हमारा फोकस है यह रेटिना के द्वारा होता है, यानी कि दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कहलाता है, यानी कि पुतली की जो साइज है इसे कौन नियंत्रित करता है। 1 परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, 2 कॉर्निया, 3 रेटिना, या 4 काचापधरु। तो पुतली के साइज को जो परितारिका या आइरिस है इसे नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है, यानी कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या जिनकी आंखें खराब हो जाती है तो उसके अंदर जो मनुष्य नेत्र है इसका एक भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। पूरी आंख को निकाल कर ही नहीं लगाया जाता, केवल एक भाग को ही निकाल के लगाया जाता है। तो वह किस भाग है। 1 संपूर्ण नेत्र को, 2 रेटिना को, 3 कॉर्निया, या 4 कंजक्टिवा। तो मानव नेत्र है इसके अंदर जो कॉर्निया होती है सिर्फ इसका ही प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है। अभी हमने पूछा था कि मानक दूरी क्या है, मिनिमम, यानी कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। 1 25 मिलीमीटर, 2 25 सेंटीमीटर, 3 25 मीटर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो मिनिमम कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक आंख के किस भाग के द्वारा होता है। 1 कॉर्निया, 2 एक्वियस ह्यूमर, 3 लेंस, या 4 काचापधरु जिसे हम विट्रियस ह्यूमर भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है यह लेंस के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है, यानी कि मनुष्य नेत्र के अंदर क्या पाया जाता है। 1 द्विअवतल लेंस, 2 द्विअवतल दर्पण, 3 द्वितल लेंस, या 4 प्रिज्म। तो मनुष्य नेत्र है इसके अंदर जो द्वितल
लेंस है यह पाया जाता है, यानी कि लेंस होता है। लेंस भी कौन सा? द्वितलीय लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? यानी कि आंखों का जो मेन है कलर एक कौन निर्धारित करता है? जैसे किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की काली होती है। तो इस आंखों का रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 1 कॉर्निया, 2 परिधारिका या आइरिस, 3 कोरोइड, 4 विट्स बॉडी। तो यह आइरिस या परिधारिका है, इसके द्वारा आंखों का रंग निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता है? यानी कि कोई व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है तो वह इनमें से क्या नहीं कर पाएगा? आप क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। कई बार क्वेश्चन आते हुए भी हम क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो नहीं कर पाते हैं, नहीं वाले क्वेश्चनों को आप 2 बार पढ़ें। देखते हैं। पास की वस्तुओं को साफ देख पाना, 2 उच्च आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना, 3 दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना, 4 निम्न आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना। तो इनमें से क्या नहीं कर पाता है? तो जो दूर की वस्तु है इनको साफ देख पाना यह नहीं कर सकता है मायोपिया से जो ग्रसित होता है। ये केवल पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, इन्हें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देख पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस नेत्र रोग में द्विअवतल यानी कि बायोकॉन्वेकेव लेंसों का उपयोग किया जाता है। 1 दूर दृष्टि दोष के लिए, 2 निकट दृष्टि दोष के लिए, 3 दृष्टि वैषम्य के लिए या 4 मोतियाबिंद के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया। अभी हमने देखा था इसके अंदर द्विअवतली लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, जो निकट की वस्तु है ये तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु है ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वैसे ही दूरदृष्टि जो दोष है इसके अंदर दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो निकट की वस्तु है ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके अंदर द्विउत्तलीय लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के अंदर। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। आप इसी तरह अपनी मेहनत को बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और अपनी परिश्रम को लगातार जारी रखिए। हम मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।